अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी इस चैनल में। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ पर आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को अच्छी तरह समझ लिया तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है या वर्क डन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा, मैं डायरेक्टली कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन नहीं करूँगा। मैं अपना जो है ये टॉपिक एक एग्जाम्पल से यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। तो हम मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसको हम ग्राउंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉडी है, इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस बॉडी टू ए हाइट h। तो हमने इसको इस हाइट पे शिफ्ट किया। बेटा, यहाँ पर इसकी हाइट जो थी वो 0 थी। बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड पहले थी, तो हमने इसको एट ए हाइट h पर डिस्प्लेस किया। हमें पता है कि यहाँ पर इसमें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू होती है -mgh। इसको मैं यहाँ डिराइव भी करूँगा, थोड़ा मैं दिखाऊंगा, लेकिन याद रखिए हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो हमने वर्क किया इस बॉडी पे, इसको डिस्प्लेस करने के लिए, वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए वर्क डन जो हमने किया, वर्क डन हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। वर्क डन की फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्रेविटी का फोर्स है, जो हम वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। बेटा, जब भी कोई किसी फील्ड में हम वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो या और कोई फील्ड हो, जब हम इस सिचुएशन में वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो फोर्स होता है, जो फंडामेंटल फोर्स होता है, वही कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। तो आपको पता है जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर हम इसको Fg भी लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं ये अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। तो वर्क डन हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। F की वैल्यू हमें पता है, ये जो Fg होता है इसकी वैल्यू होती है mg, where m is the mass of the body and g is acceleration due to gravity। तो हम लिखेंगे mg s, डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ है वो है h, क्योंकि हमने इसको कितनी हाइट पे ले लिया, h हाइट पे ले लिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर h cos ऑफ, बेटा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट h और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्रीज का बनता है, क्योंकि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमने h से डिनोट किया वो वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180। तो हम लिखेंगे cos ऑफ 180। आगे mgh इंटू cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो हमें जो मिला -mgh। ठीक है बेटा, ये जो -mgh है ये हमारा वर्क डन है जो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया। तो ये वर्क डन जो है ये इस बॉडी में स्टोर हो गया एज इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहाँ देखिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो हमने किया ये कन्वर्ट हो गया बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये जो वर्क डन हमने किया ये बॉडी में कन्वर्ट हो गया एज इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा जो मकसद है आपको बताने का वो ये है कि अगर मैं इस
मान लीजिए ये इस मार्कर को मैंने फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इस हाइट पे ले लिया, तो इस मार्कर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं, रिलीज करूं, फोर्स कोई अप्लाई ना करूं बल्कि सिंपली रिलीज करूं, तो इस मार्कर में जो है काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी ये डाउनवर्ड जर्नी शुरू करेगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा बेटा होता है बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो असली मकसद हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉडी में हमने स्टोर की, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। बेटा ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। उनमें जो हम वर्क करते हैं वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट तो नहीं होता है, और न ही वो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब एक बार फिर देखिए, अगर मैं इस बॉडी को हमने यहाँ पर डिस्प्लेस किया, अब अगर मैं इस बॉडी को रिलीज करूं तो इसमें ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी आएगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमने यहाँ पर वर्क किया वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। एक बात ये। दूसरी बात, अब जो हमने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो वर्क है वो जाया नहीं हुआ, बल्कि हमने जो अपना काम है वो रिकवर किया। जब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आई तो इसको हम फिजिक्स लैंग्वेज में कहते हैं कि ये जो हमने वर्क डन किया ये रिकवरेबल है, यानी कि रिकवरेबल। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने ये सीखा, एक तो जो हमने अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वर्क किया वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दूसरा मतलब ये कि अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। यही सिचुएशन, एग्जाम्पल तो सेम है लेकिन सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मान लीजिए अब हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो मान लीजिए हमारा ये एक टेबल है, आप कंसिडर कीजिए दिस इज अ टेबल एंड हियर इज अ बॉडी ऑफ मैस m। तो इस टेबल पे इस मैस को मैं, इस बॉडी को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं फ्रॉम दिस पॉइंट A टू पॉइंट B। तो मैं यहां पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो F फोर्स है। तो यहां पर आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट होता है। ऑलवेज तो नहीं होता है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलवेज नहीं होता है, यूजुअली फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो फ्रिक्शन होगा वो यहाँ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मान लीजिए बेटा आप, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर मैं इस बॉडी को अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डिस्प्लेस कर रहा हूं और ये बॉडी यहां पर डिस्प्लेस हो भी गई, तो फिर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि ये टेबल, मान लीजिए ये टेबल जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको आप ग्राउंड तस्वीर कीजिए, ये एट हाइट h पे था। तो जब ये बॉडी यहां पर आ गई तो हाइट में कोई चेंज नहीं आई, बॉडी की हाइट में कोई चेंज नहीं आई, बॉडी की हाइट वही h रही। तो हमने ये जाना कि हमने जब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स किया तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आई। पॉइंट A पर भी इसकी हाइट h थी और पॉइंट B पर भी इसकी हाइट h रही, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है m माइनस mgh। तो अगर h चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। एक बात ये, यानी हमने हमारा जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स था उसमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आई। और पॉइंट नंबर 2, अगर ये बॉडी आप B पर पहुंची तो अगर मैं इसको रिलीज करता हूं यानी छोड़ता हूं, अपना हाथ छोड़ता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली वापस पॉइंट A पे नहीं जा सकती।
पहले केस में हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट एज, तो अगर मैंने वहां छोड़ा बॉडी को, तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई, बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फिर जमीन पे आ गई। तो यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बॉडी को छोड़ दूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसकी टांगे नहीं आएंगी, ये चल के वापस पॉइंट ए पे जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो हमने वर्क किया वो अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किया। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो बेटा अब अभी हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और भी जानेंगे, इनके फीचर्स जानेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन आप इत्मीनान रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ डिफाइन करेंगे हम। कंजर्वेटिव फोर्स a force is said to be conservative if work done by it does not depend on the path followed by the body। छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। कंजर्वेटिव फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जिस पाथ से बॉडी फॉलो करेगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो पाथ कर्व्ड भी हो सकता है, वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है बेटा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल करेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि वर्क डन जो है बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता है। एक बार फिर आप बेटा मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड, तो यहां हमारी बॉडी है, ये यहां हमारी बॉडी है, हमने इसको डिस्प्लेस किया इस पॉइंट तक। इसको हम मान लेंगे ये पॉइंट ए है और इसको हम पॉइंट बी से डिनोट करेंगे। तो हमने इसको फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ हम तीन पाथ्स को कंसिडर करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को बेहतर समझने के लिए हम कितने पाथ्स लेंगे? तीन। तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। ए बी सी, इस पॉइंट को डी नाम देते हैं। तो इसको हम इस हाइट को डी से बी तक जो हाइट है इसको एच से डिनोट करेंगे, ये भी एच है। ए डी जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एक्स से डिनोट करेंगे, तो ये भी हमारा एक्स है क्योंकि ये बेटा एक रेक्टेंगल बनता है। तो पाथ नंबर वन हम करेंगे कंसिडर ए टू सी देन सी टू बी, दिस विल बी आवर पाथ नंबर वन। तो इसको बेटा हम पाथ नंबर वन लिखेंगे, ये भी है पाथ नंबर वन। जो पाथ नंबर टू है वो है ए टू डी एंड डी टू बी, इसको हम पाथ नंबर टू नाम देंगे। और जो बेटा पाथ नंबर थ्री है वो है डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम पाथ नंबर थ्री से डिनोट करेंगे। तो बेटा एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ इस एग्जाम्पल को। ये जो एग्जाम्पल है ये इससे आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मैस है m, तो इसको मैंने पॉइंट ए से डिस्प्लेस किया। पॉइंट ए वाज ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड,
पॉइंट बी तक। अब डिस्प्लेस करने के कितने पाथ से, कितने तरीके हैं। हम इस डायरेक्शन में जाके भी बी तक पहुंच सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में जाके भी बी तक पहुंच सकते हैं, हम डायरेक्टली ए टू बी, बी तक पहुंच सकते हैं। तो हम देखेंगे वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ मींस ए टू सी, सी टू बी। वर्क डन बाय सेकंड पाथ ए टू डी, डी टू बी। वर्क डन बाय थर्ड पाथ ए टू बी डायरेक्टली। तो इन तीनों पाथ्स के अलावा जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो बेटा सेम होगी। इससे प्रूव होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो उससे जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता। चाहे आप किसी भी पाथ से बॉडी को डिस्प्लेस करो, वर्क डन की वैल्यू आपको हमेशा एक ही मिलेगी। तो चलिए वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ। इस बॉडी का जो मास है वो m है। एक बार फिर यहाँ पर जो एंगल है इसको मैं थीटा से डिनोट करता हूँ, इसकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। थीटा हियर एंगल बिटवीन दिस AB एंड द ग्राउंड इज हियर थीटा। तो वर्क डन along path first, work done along path first। बेटा आपको पता है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का एडिशन हम अलजेब्रिक एडिशन भी ले सकते हैं, उसका वेक्टर एडिशन देना नहीं होता है, उसको हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। मतलब ये है मेरा, जब हम इस पाथ 1 को लेंगे तो हम वर्क डन दो हिस्सों में निकालेंगे, पहले ए टू सी फिर सी टू बी। ठीक है बेटा। तो चलिए ये बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। तो आगे हम देखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। जैसा कि आपको पता है वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h है, h फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। बेटा हम ये जो वर्क है ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h इनटू cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है जो यहाँ पर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, जबकि ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो एंगल होगा 180 का। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे 180। तो आगे f की वैल्यू पहले बताई मैंने, mg और यहाँ h है, h भी लिखेंगे। और cos 180 की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो हमें जो वैल्यू मिली -mgh। वर्क डन अलोंग पाथ फर्स्ट, इसको हमने दो हिस्सों में किया, a टू सी, सी टू बी। फ्रॉम ए टू सी वर्क डन जो था, वर्क डन की वैल्यू FH cos थीटा या FS cos थीटा। F तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर हमने लिया, पहले बताया मैंने, जो भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उस सूरत में वैल्यू हमेशा उसी फोर्स की रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, तो इन हर सिचुएशन में वहाँ पर जो फोर्स होते हैं वो हम वही लेते हैं। तो F की वैल्यू है mg, h तो यहाँ पर h है। सॉरी बेटा, यहाँ हमारा दूसरा हिस्सा भी है, अभी वो हमने नहीं किया, मुझे माफ कीजिए। प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, फिर F। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है x एंड cos। अब देखिए बेटा यहाँ एंगल क्या बनता है, आपको पता है जो ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, जबकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो एंगल बनता है 90 का। तो यहाँ लिखेंगे हम cos 90। बेटा अब f की वैल्यू mg और h cos 180 की वैल्यू -1 प्लस ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है fx cos 90 ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो f की वैल्यू mg, h cos 180 -1 प्लस fx cos 90 की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन हमारा आएगा -mgh के बराबर। तो वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ
इसकी वैल्यू हमें मिली -mgh। अब दूसरा जो केस है, वर्क डन अलोंग पाथ AD एंड DB, इसकी वैल्यू भी -mgh मिलेंगे। ये आप पर मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ता हूं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर A to D जब आप वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन सिमिलरली वर्क डन अलोंग पाथ सेकंड, इसकी वैल्यू भी आपको मिलेगी -mgh। आप देखिए कैसे, जब आप वर्क डन निकालेंगे तो आप निकालेंगे पहले A to D, उस सूरत में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स। तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा वो 0 होगा और यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा वो होगा -mgh, क्योंकि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आपका जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगी -mgh। अब यहाँ पर जो स्पेशल केस है और सबसे मुश्किल केस है वो है वर्क डन अलोंग द पाथ AB, वर्क डन अलोंग द थर्ड पाथ। वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम वर्क डन अलोंग द थर्ड पाथ देखेंगे। वर्क डन अलोंग द थर्ड पाथ। सो हमारा पाथ है A to B, वर्क डन अलोंग पाथ 3। तो बेटा यहाँ पर जो हम वर्क डन जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी या बाय ग्रेविटी इस वक्त कंप्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है पॉइंट A पर वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बेटा यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये इस पाथ AB के साथ 0 डिग्री का एंगल भी नहीं बना रहा है और 180 का एंगल भी नहीं बना रहा है और 90 का एंगल भी नहीं बनता है। यहाँ पर एक बार फिर जो ग्रेविटी यहाँ पर A पर एक्ट कर रही है वो इस पाथ AB के साथ ना ही 0 डिग्री, ना 180, ना 90 एंगल बना रही है। तो इस सूरत में आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी सिचुएशन में वर्क डन इवॉल्वेट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि फोर्स और पाथ या डिस्प्लेसमेंट या पाथ, मैंने जनरली कहा कि एक्चुअली वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट मेंशन करते हैं वहाँ एक्चुअली फोर्स इनटू पाथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। सो हमें पहले देखना होता है कि फोर्स और इस पाथ AB के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है। अगर एंगल 0, 180 और 90 को छोड़ के कोई और एंगल बनता है तो उस सूरत में हम इस फोर्स को या कोई भी फोर्स हो उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट तो मैं इसको एक पाथ AB को एंटी पैरेलल लूंगा और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए यहाँ पर एक कंपोनेंट A को हम यहाँ लिख सकते हैं या इसको बाद में लिखेंगे। तो एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इस कंपोनेंट ये एंगल हम अल्फा कंसिडर करते हैं। तो बेटा ये जो कंपोनेंट होगा F की वैल्यू तो हमें पता है mg होती है, F इज इक्वल टू mg। ये जो कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू होगी mg cos अल्फा, mg cos अल्फा वैल्यू होगी इसकी, mg cos अल्फा। यहाँ मैं इसको नहीं दिखाऊंगा ये कैसे आता है क्योंकि यहाँ वो मौजू नहीं रहेगा। अलबत्ता आपने वर्क डन में या पिछले टॉपिक्स में देखा होगा कि एक कंपोनेंट तो होता है cos अल्फा का और दूसरा कंपोनेंट होता है sin अल्फा का। ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा mg
साइन अल्फा। तो बेटा हमारा जो एक कंपोनेंट है mg cos अल्फा, ये इस पाथ के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पाथ के साथ, जो हमारा पाथ है, इसके साथ ये कंपोनेंट mg cos अल्फा जो है ये 180 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ये हमारा कंपोनेंट mg cos अल्फा, AB इज अवर पाथ। तो ये कंपोनेंट mg cos अल्फा इस पाथ AB के साथ 180 डिग्रीज का एंगल बनाता है। इस कंपोनेंट हम इफेक्टिव कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि जो भी कंपोनेंट पैरेलल या एंटी पैरेलल पाथ के साथ आता है उस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वर्क डन में। और जो कंपोनेंट mg sin अल्फा है, ये पाथ AB के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, लिहाजा इस कंपोनेंट को हम इनइफेक्टिव कंपोनेंट कहेंगे। इफेक्टिव कंपोनेंट यहां लिख रहा हूं मैं, दिस इज इफेक्टिव कंपोनेंट and this is ineffective component, ineffective, क्योंकि हमें पता है जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट या पाथ के परपेंडिकुलर होता है उसका वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट या पाथ AB के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो उसका वर्क डन में कंट्रीब्यूशन होगा। तो बेटा हम वर्क डन को इवैल्यूएट करने के लिए mg cos अल्फा को कंसीडर करेंगे, और जो इस कंपोनेंट और पाथ के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम 180 डिग्री मान सकते हैं। तो चलिए एक बार और, यहां पर जो थीटा है हमारा एंगल, उसकी वैल्यू होगी, मैं दिखाऊंगा कैसे, इसकी वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू, अब विद रिस्पेक्ट अल्फा जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस अल्फा। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा कैसे होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल को अल्फा, हमने पहले इसका नाम दिया है, तो ये जो एंगल है ये आप देखिए, ये एंगल ये 90 डिग्रीज का है, और तीसरा एंगल है थीटा। अब हमारे पास तीन एंगल्स है, एक तो है अल्फा, दूसरा है ये एंगल 90 और तीसरा है थीटा। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करें, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180। तो सिंपल सी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हमें करनी है, अल्फा प्लस 90 plus theta will be equal to 180, which implies alpha plus theta will be equal to 180 minus 90, and that is equal to 90. That means theta की वैल्यू होगी 90 minus alpha. अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा, पहला एंगल अल्फा, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल थीटा, इनका जो सम होगा 180 का होगा। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी। तो इस वर्क डन को इवैल्यूएट करने से पहले मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ। तो इन ट्रायंगल ADB में आप देखिए साइन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर तो h है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो आपको पता होगा साइन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू होती है cos अल्फा, सो वी गेट cos अल्फा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय AB। अब AB को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो h विल बी, h की वैल्यू हमें मिलेगी AB cos अल्फा। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो यहाँ आप इसको नोट कीजिए, h की वैल्यू हमें मिली AB cos अल्फा विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो अब हम वर्क डन इवैल्यूएट करेंगे, वर्क डन अलोंग थर्ड पाथ। So work done along third path will be work done equal to पहले force into displacement या path AB into cos
180 मैंने पहले cos, चलिए cos पहले इंटू cos थीटा लिखते हैं, या हम डायरेक्टली लिखेंगे टाइम को बचाने के लिए। हमारा फोर्स जो है वो mg cos अल्फा है, mg cos अल्फा इंटू हमारा पाथ जो है वो ab है, इंटू cos इस कंपोनेंट mg cos अल्फा और ab के दरमियान जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो जान लीजिए दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज cos थीटा which you usually see in the definition of work done। तो बेटा हमारा जो वर्क डन का वैल्यू मिलेगा वो होगा mg cos अल्फा ab की वैल्यू cos अल्फा इंटू ab, इसको मैं फिलहाल पैरेंथेसिस में लिख रहा हूँ, इंटू cos 180 की वैल्यू -1। सो W विल बी इक्वल टू mg, यहाँ आप देखिए cos अल्फा इंटू ab की वैल्यू, cos अल्फा इंटू ab की वैल्यू h है, तो यहाँ हम h लिखेंगे और माइनस साइन को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें जो वर्क डन की वैल्यू मिली वो मिली -mgh। तो बेटा हमने देख लिया, चाहे हम इस पाथ से वर्क डन को निकालें, पाथ नंबर 1 या पाथ नंबर 2 या पाथ नंबर 3, वर्क डन की वैल्यू हमेशा एक ही मिलेगी अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बेटा चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है along a closed path, its value is 0. Work done by a conservative path along a closed path is always 0। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ करेंगे। तो बेटा इस फिगर की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो चलिए फिर से मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, तो मैं लिखूं यहां पर वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is equal to 0। इसके लिए एक एग्जांपल, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो हमने एक बॉडी को इस पॉइंट से यहां शिफ्ट किया। मान लीजिए A to B हमने इसको शिफ्ट किया, ये हाइट हम h कंसिडर करेंगे, तो बॉडी का मास जो है वो m है। तो हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम A to B, देन वर्क डन फ्रॉम B to A। हम देखेंगे वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो बेटा चलिए वर्क डन अलोंग द पाथ AB, WAB हम पहले निकालेंगे। तो इस सूरत में आपको पता है जब हम A to B जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है या नीचे की तरफ है, और जो हमारा पाथ है या डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो एंगल बनता है 180 का। तो यहाँ आएगा mg फोर्स इंटू हाइट इंटू cos 180। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो फोर्स mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट h इंटू एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 180। तो हमें मिलेगी वैल्यू cos 180 की वैल्यू -1, तो -mgh। अब अगर हम वर्क डन फ्रॉम B to A निकालेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम B to A उस सूरत में फोर्स तो mg है, डिस्प्लेसमेंट या हम पाथ कह सकते हैं h है, और एंगल आएगा cos 0 इसलिए क्योंकि जब हम A to B जा रहे थे तो उस सूरत में ग्रेविटी जो है हमारे अपोजिट में एक्ट कर रही थी। अब हम B to A आ रहे हैं तो उस सूरत में ग्रेविटी और इस पाथ की डायरेक्शन एक ही है, पाथ भी डाउनवर्ड्स है या डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स है, लिहाजा एंगल आएगा 0 डिग्री का। तो हमने देखा यहाँ पर
जो वैल्यू हमें मिली वो मिली mgh, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इस अगर हम टोटल वर्क डन को निकालें along the closed path, that means a to b, b to a, तो according to definition of conservative force उसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो चलिए वर्क डन from a to b and b to a, इसका मतलब होता है वर्क डन along the closed path a to b, b to a। तो इसको हम चूंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम एडिशन में लिख सकते हैं, वर्क डन from a to b प्लस वर्क डन from b to a, work done from A to B minus mgh, work done from B to A mgh। तो बेटा हमारा जो आंसर आया वो आया 0। सो इससे ये प्रूव होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is always 0। तो आगे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ फीचर्स लिखेंगे, उसके बाद हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे आएंगे। पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहला फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 electrostatic force, and number 3 spring force। बेटा ये कुछ एग्जांपल्स में यहाँ लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस स्प्रिंग फोर्स। ये तीनों फोर्सेस जो है वो ये कंजर्वेटिव है। तो अगर अल्लाह ने चाहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भी हम वीडियोस बनाएंगे और स्प्रिंग फोर्स पे भी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो आप आगे फीचर्स लिखते हैं। फीचर्स ऑफ फीचर्स है, पहला जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा work done by conservative force is path independent। Work done by a conservative force is path independent। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो पॉइंट मैं लिखूंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज रिकवरेबल। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया है। रिकवरेबल यानी इससे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है और पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी भी वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ फीचर्स है कंजर्वेटिव फोर्सेस के। पाथ इंडिपेंडेंट होता है और वर्क डन जो होता है वो रिकवरेबल होता है। तो वर्क डन जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स से करते हैं तो उसमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है। तो बेटा अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
इसकी डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स से टोटली अपोजिट है, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड करता है। A force is said to be non-conservative if work done by it depends on the path followed by the object, followed by the body। एक और पॉइंट इसके मुतालिक, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रिकवरेबल नहीं होता है। वर्क डन is not recoverable, और एक और पॉइंट इसके मुतालिक, या फीचर्स भी लिख सकते हैं। तो पहला पाथ डिपेंडेंट होता है, फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। दूसरा, वर्क डन जो होता है वो रिकवरेबल नहीं होता है। और तीसरा, वर्क डन जो होता है along closed path वो जीरो के बराबर भी नहीं होता है। वर्क डन along a closed path is not equal to zero। So अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is not equal to zero। तो बेटा हम यहाँ पर मान लीजिए ये एक टेबल है हमारा, टेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसे मैं मूव कर रहा हूँ, इसका मास आप m कंसिडर कीजिए। तो इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ये हमारा फोर्स जो हमने अप्लाई किया, और आपको पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको हम F से डिनोट करते हैं, वो मोशन के अपोजिट में एक्ट करेगा। तो हम पहले इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे और देखेंगे वर्क डन की वैल्यू क्या आती है। मगर आप याद रखिए, वर्क डन जो मैं यहाँ पर करूँगा वो बाय फ्रिक्शनल फोर्स करूँगा, या आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, या वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए, वर्क डन along a closed path by a non-conservative force is not equal to zero, वो हम देखेंगे। So work done along the path AB, वर्क डन by frictional force हम निकालेंगे, वर्क डन by frictional force। चलिए पहले वर्क डन from A to B, इस सूरत में जो है फोर्स हमारा Fr है, तो डिस्प्लेसमेंट AB है, AB, या हम इसको S से डिनोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट S है, और जो एंगल बनता है Fr और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो बनता है 180 का, cos 180, because force is towards left and displacement is towards right, तो एंगल बनेगा cos 180 का। तो वर्क डन की वैल्यू हमें मिली WAB, cos 180 की वैल्यू -1, सो -FRS। अब हम वर्क डन फ्रॉम B to A, अगर इसी बॉडी को B से A तक हम दूसरी सिचुएशन लेंगे, B से A तक इसी बॉडी को हम डिस्प्लेस करेंगे, आप स्लाइड भी कह सकते हो, स्लाइड करेंगे, तो उस सूरत में हम देखेंगे वर्क डन कितना होगा। उसके लिए हमें यहाँ सिचुएशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब स्लाइड ब्लॉक यहाँ पर है B पर, अब मोशन इस डायरेक्शन में है बेटा, अब मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा।
ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज ब्लॉक एंड इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो उस सूरत में वर्क डन देखिए आप, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। फोर्स तो हमारा एफ आर है, इसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो वही एस है। तो यहां पर फिर मोशन और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में है या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है, तो फिर से एंगल बनेगा कॉस, एंगल बनेगा 180 डिग्रीज का, कॉस 180। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी फिर से -F/R/S। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालें फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी वर्क डन फ्रॉम ए टू ए बी देन फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब होता है वर्क डन ए टू बी देन फ्रॉम बी टू ए। इसको हम एडिशन में लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। हमने इसकी वैल्यू निकाली है -F/R/S। इसकी वैल्यू भी हमारे पास पहले से ही है -F/R/S। तो टोटल वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ होगा -2F/S। सो हमने देखा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is not equal to 0, but work done by a conservative force along a closed path is always equal to 0। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कामयाबी रही होंगी, उम्मीद है आप उनको नज़रअंदाज करेंगे। तो आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।